वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबको नमस्कार। नेक्स्ट सेशन में आज हम एक बार फिर से आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए एक और प्रयास को लेकर के हाजिर हैं। आज का ये सेशन हमारा इंटरव्यू का 19वां सेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी राजस्थान के लिए। आज के सेशन में भी हम तीनों एक्सपर्ट के प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आज जो आपके दो एक्सपर्ट होंगे, एक क्लाइमेटोलॉजी का होगा और दूसरा आपका एक्सपर्ट है वो जियो स्पेशियल टेक्निक्स अर्थात रिमोट सेंसिंग और उन चलें बात करें। नॉर्मली जैसे ही आपको अनुमति मिलती है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी सीट पर बैठेंगे। उसके बाद बोर्ड मेंबर आपसे प्रश्न करता है, के बारे में जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नॉर्मली हम हायर एजुकेशन में आ रहे हैं तो यूजीसी के बारे में हमें अच्छी खासी जानकारी होनी, बेसिक जानकारी की हर प्रोफेसर या बोर्ड मेंबर आपसे उम्मीद रखते। तो आप कहिए हाँ सर जानता हूँ। बताइए यूजीसी क्या है? आपसे सीधा ये प्रश्न यूजीसी क्या है? तो नॉर्मली आपको बताना है सर यूजीसी एक वैधानिक निकाय है जो भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में कार्य करता है। या आपके नज़रिए से कोई आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने नज़रिए से कर दीजिए, बट मोटे मोटे एक लाइन के अंदर आपको यूजीसी का फंडा समझ में हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये एक वैधानिक निकाय है, अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है विद्यार्थियों। ये भी आगे मैं बताऊंगा। और आप यूजीसी को पढ़ लेना, किसी जर्नल के अंदर मिल जाएगी या यूजीसी की साइट पे मिल जाएगा ये मटेरियल, या गूगल पे मिल जाएगा। तो ये एक वैधानिक निकाय है जो भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में कार्य करता है। फिर यहाँ से कई प्रश्न निकले। चलो बताइए यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो या फिर यूजीसी की स्थापना के पीछे हिस्ट्री क्या है? नॉर्मली यहाँ आपको तीन बातें बतानी है। जब भी यूजीसी की स्थापना की बात आती है, मैं समझता हूँ तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको बताना है कि सर 1945 के अंदर विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनी थी। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। जबकि 1945 के अंदर एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनी थी जो देश के तीन टॉप मोस्ट विश्वविद्यालयों के निगरानी या उनके वर्क को देखने के लिए थी। एक दिल्ली विश्वविद्यालय और एक बनारस विश्वविद्यालय और एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय। यानी अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, इन तीनों के कार्यों को देखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाई गई थी 1945 के। वही अनुदान समिति आजादी के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाने जाती है। और इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में इसकी जो उद्घाटन कह दें या स्थापना कह दें, वो होती है 1953 के अंदर। ध्यान रखना 1953 के अंदर ये एज ए यूजीसी वर्क करना शुरू होता है। 1945 में 1945 के अंदर तो विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनी थी तीन यूनिवर्सिटीज का काम देखने के लिए। उसके बाद में 1953 को यूजीसी के रूप में उसने काम करना शुरू किया और देश के बहुत सारे विश्वविद्यालयों का काम उसने देखना शुरू किया। 1953 में 28 दिसंबर 1953 ये डेट है। 28 दिसंबर 1953 को देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका उद्घाटन किया था यूजीसी के रूप में। और उसके बाद में 1956 के अंदर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक्ट आता है और तब से लेकर के आज तक ये प्रॉपर वर्क कर रही है देश की सभी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन वर्किंग का काम करती है। तो
3 चीज़ें याद रखनी, 1945 में समिति वाला, 1953 में इसका उद्घाटन हुआ और 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया। आयोग एक्ट आया और इसी एक्ट के बाद ये एक वैधानिक संस्था बन गई या वैधानिक निकाय बन गया, जिनकी स्थापना अधिनियम के तहत अर्थात संवैधानिक रूप से हुई है, संविधान में एक्ट ला करके जिनकी स्थापना की गई। चलो ठीक है, ये इतना क्लियर हो जाने के बाद में आपसे वो पूछेंगे, चलो बताइए यूजीसी क्या काम करती है, यूजीसी का वर्क क्या है? तो देखो, यूजीसी के बहुत सारे वर्क हैं। केवल ये नहीं है कि वो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के एजुकेशन पर नियंत्रण रखे या सिलेबस बनाए वगैरह, ये बातें नहीं है। सिलेबस बनाना यूनिवर्सिटीज का काम है। तो आपको 4-5 मेजर चीजें मैं बता देता हूँ, या आप अपने तरीके से तैयार कर दीजिए कि यूजीसी के कार्य का यदि प्रश्न मेरे सामने आ जाएगा तो मैं क्या आंसर दूंगा। तो सबसे पहला जो यूजीसी का मेजर जो फोकस है, वो है हायर एजुकेशन के अंदर इंडिकेटर निर्धारित करना, मानक निर्धारित करना। उच्च शिक्षा के मानक क्या होंगे वो तय करना। तो पहला आपका वर्क हो गया उच्च शिक्षा के मानक तय करना। और ये जो हायर एजुकेशन के इंडिकेटर्स तय किए जाते हैं, ये राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के साथ सलाह मशविरा करके किए जाते हैं। ये फिर गवर्नमेंट को अपना है वो व्यूज देते हैं और फिर गवर्नमेंट उस व्यूज के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन के अंदर इस्टेब्लिश्ड करती है उन मानकों को। तो ठीक है, उच्च शिक्षा में मानक का निर्धारण करना ये एक वर्क हो गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्क है। कोई भी विश्वविद्यालय जो चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय है, चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय है या निजी विश्वविद्यालय है या स्टेट गवर्नमेंट की कोई बॉडीज का विश्वविद्यालय है, उसको यूजीसी मान्यता देता है। उसके बाद ही वो यूनिवर्सिटीज के रूप में वर्क करता है कोई इंस्टीट्यूट। हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए स्टेट एक्ट आया हुआ है उनके लिए, फिर भी यूजीसी की मान्यता प्राप्त करना एक विश्वविद्यालय के लिए जरूरी होता है। तो बहुत सारे विश्वविद्यालय जो देश के अंदर है, उन सबको मान्यता देने का काम इसका है, जिसमें विश्वविद्यालय का पूरा फंडा देखती है ये, यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन सिस्टम को देखती है, परीक्षाओं के पैटर्न को भी यूजीसी देखती है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होना चाहिए, रिसर्च के पैटर्न कैसे होने चाहिए या रिसर्च के स्टैंडर्ड मानक क्या होने चाहिए। ये सारी चीजें एजुकेशन की, मतलब शिक्षा की, परीक्षा की और रिसर्च की, इन तीनों के मानकों का निर्धारण यूजीसी करती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अपने तरीके से उसको लागू करती है, लेकिन पीछे से जो स्टैंडर्ड तैयार किए जाते हैं वो यूजीसी के द्वारा है। इसके अलावा सबसे बड़ा काम होता है विभिन्न यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ग्रांट वितरित करना। ग्रांट का मतलब अनुदान। अब इसका नाम ही तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। तो ये विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान वितरित करता है। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को ये सलाह भी देता है। यूजीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, वो विभिन्न जो इंस्टीट्यूट इनसे संबंधितता रखते हैं उनके अंदर ये वितरित करता है। इसके अलावा इनका जो काम है वो एजुकेशन सिस्टम के नियंत्रण का भी है और ये यूनिवर्सिटीज का पर्यवेक्षण वगैरह भी करते हैं। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों का और कॉलेजों में शैक्षिक कार्यों के पर्यवेक्षण का काम भी यूनिवर्सिटी का रहता है, इसका रहता है, यूजीसी का। और इसके अलावा जो रिसर्चर होते हैं उनको फेलोशिप यानी छात्रवृत्ति देने का काम भी यूजीसी का है। आपने देखा होगा जेआरएफ स्टूडेंट है, अभी सिनेरियो बदल चुका है नए नियमों के तहत, लेकिन जो जेआरएफ स्टूडेंट होता है उसको रिसर्च फेलोशिप मिलती है 2 साल के लिए। अब फिर उसको पीएचडी कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो पीएचडी करता है, तब तक उनको है वो फेलोशिप प्रदान होती है। तो वो फेलोशिप यूजीसी देता है, छात्रवृत्ति। ठीक है, ये हो गए इनके कार्य। एक आपसे प्रश्न पूछिएगा, क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, उनको भी यूजीसी की मान्यता लेनी पड़ती है? आपको कहना है हाँ, लेनी पड़ती है। समस्त यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो केंद्रीय है, चाहे वो निजी है, चाहे वो स्टेट है या फिर वो डिम्ड है, उनको यूजीसी की मान्यता लेनी पड़ती है। और जैसे डिम्ड यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट प्लस निजी बॉडीज के
कॉर्पोरेशन से चलती है, उसको गवर्नमेंट बाहर से सहायता देती है, वो डीम्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, उस जिसको हम सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को है, हायर एजुकेशन को है, वो एडवाइज़ करती है यूजीसी की उक्त जो यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर ये पैरामीटर होने चाहिए। तो डीम्ड विश्वविद्यालयों का नियंत्रण भी इनके पास है। फिर आपसे पूछेंगे कि वर्तमान में इनके चेयरपर्सन कौन है? इसमें भी पॉसिबल एक प्रश्न बन सकता है, तो आपको बताना है जगदेश कुमार, ये वर्तमान में, और यदि बदल जाता है तो आप साइट से देख लीजिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ एम जगदीश कुमार वर्तमान में इसकी बॉडी के चेयरमैन हैं। थोड़ा जगदीश कुमार के बारे में भी पूछा जा सकता है, कौन है ये, कहाँ के हैं? तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आईआईटी दिल्ली के ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, और अभी भी ये आईआईटी दिल्ली के अंदर पढ़ाते भी हैं। तो आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है एम जगदीश कुमार, जिस अब जैसे इसका पूरा नाम है मम्मी डाला जगदीश कुमार, ये नाम है इनका। जगदीश कुमार नहीं है, जहाँ तक साइट से मैंने इसको सर्च किया है, मम्मी डाला जगदीश कुमार है। बहुत ही टैलेंट्स पर्सन है, और दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज से इन्होंने अपना एजुकेशन किया है। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, बट इतना गहरा नहीं, केवल ये कि कौन है इनके बारे में जानते हैं, तो आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। चलो, अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि आप यूजीसी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज बता सकते हैं? यूजीसी लिस्टेड यूनिवर्सिटी कितनी है? ये डेटा आपको साइट से सर्च करना पड़ेगा। यूजीसी की साइट पे जाइए, हालांकि कुछ डेटा मैं लेकर के आया हूँ। जैसे देखो, आप बाहर यदि गूगल सर्च करोगे तो वहाँ आपको 2023 के डेटा मिलेंगे। अभी जो लेटेस्ट डेटा है यूजीसी खुद की साइट पे, वो इस तरीके से है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनकी संख्या 56 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो 56 दर्ज किए हुए हैं इसकी साइट पे। 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इनके लिस्टेड में है, और स्टेट यूनिवर्सिटी है 487। राज्य विश्वविद्यालय है वो है 487। ये 2024 या जो लेटेस्ट साइट पे डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और डीम्ड यूनिवर्सिटी 136 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो 136 है, और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है वो 485 है। निजी विश्वविद्यालय है वो 485 है। ये इनकी साइट पे दर्ज है डाटा। तो नॉर्मली आप यही बता सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको सारी डिजिटें याद रहें, और हमसे कहें कि नहीं, वो कहें कि नहीं हमने तो ये पढ़ा है, तो सर मैंने यूजीसी की साइट से देखा है, क्योंकि अपने पास बाकी कोई ऑथेंटिक डाटा रहते नहीं। तो सर यूजीसी की साइट के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटी 56 है, स्टेट यूनिवर्सिटी 487 है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 136 है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 485 है, जो यूजीसी की लिस्टेड है। वर्तमान में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, वर्तमान में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी ने फर्जी घोषित किया है, और यूजीसी की साइट के ऊपर ऐसी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट भी डाली हुई है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की आपकी, जिसको यूजीसी ने फर्जी घोषित किया है, तो वो थोड़ी लिस्ट भी आप देख लेना। 15-20 एक यूनिवर्सिटी है, विभिन्न स्टेटों की है, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है उसके संदर्भ में भी आपको देख लेना है। देखो, एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूजीसी की स्थापना से पहले भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में क्या व्यवस्था थी? जब यूजीसी नहीं बनी थी, उससे पहले क्या था? तो उससे पहले एक तो वो मैंने आपको विश्वविद्यालय अनुदान समिति बताई थी 1945 वाली। इससे भी पहले हायर एजुकेशन के कंट्रोलिंग के लिए 1925 के अंदर 1925 के अंदर एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बना था, अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड बना था,
और बाद में इसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ कहा जाने लगा। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन था या हायर एजुकेशन था, वो उस इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के नियंत्रण में था। कब बना था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड? 1925 में। एक सिंपल से प्रश्न का आपको और आंसर तैयार करना है कि यूजीसी की स्थापना से पहले भारत में हायर एजुकेशन का कंट्रोलिंग किस तरीके का था, कौन सी बॉडी इसको कंट्रोल करती थी। चलो ठीक है, ये हो गया आपका आरपीएससी के मेंबर का क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब जैसे ही आपका बोर्ड मेंबर यानी आरपीएससी के मेंबर के प्रश्न क्लियर होते हैं, आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ ले जाया जाता है। आज आपका पहला सब्जेक्ट एक्सपर्ट है क्लाइमेटोलॉजी का। देखो, मैक्सिमम जो आपके प्रश्न, एक तो आपका बोर्ड मेंबर होगा, वो फिजिकल ज्योग्राफी में जाएगा न जाएगा। और फिजिकल ज्योग्राफी में 3 एरियाज उसके पास रहते हैं। एक रहता है जियोमॉर्फोलॉजी, एक रहता है क्लाइमेटोलॉजी और एक रहता है ओशोनोलॉजी। इन तीनों की तरफ उनको 100% जाना है। मैक्सिमम जो इंटरव्यू बच्चों के, अब भाई किसी का लक बढ़िया नहीं रहता है तो हो सकता है दोनों ही मानविकी पे चले जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो एक्सपर्टीज को बिठाते हैं तो अलग अलग एरियाज से, एक ह्यूमन से बिठाते हैं, एक फिजिकल से बिठाते हैं। अब ह्यूमन वाला प्रैक्टिकल के साथ जा सकता है या फिजिकल वाला प्रैक्टिकल के साथ जा सकता है, वो एक अलग इश्यू। चलो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट में पहला सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जैसे ही आप उसकी तरफ जाते हैं तो आपके सामने पहला प्रश्न आता है। आपने वायुदाब पेटियां पढ़ी है? हालांकि इसका एक सेशन मैंने पहले किया है। आप कहेंगे हाँ सर पढ़ी है, तो आप बताइए वायुदाब पेटियों का निर्माण क्यों होता है, ये पेटियां बनती क्यों है? काफी अच्छा प्रश्न है। वायुदाब पेटियों का निर्माण क्यों होता है? तो आपके पास जवाब अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। वायुदाब पेटियों के निर्माण के पीछे 2 कारण हैं, एक होता है ताप और एक होता है गति। गति अर्थात पृथ्वी की घूर्णन गति। तो सिंपल शब्दों में बताना है कि सर ये वायुदाब पेटियां जो बनती है वो तापमान की वजह से और पृथ्वी की घूर्णन की वजह से बनती है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि तापमान की वजह से कौन सी पेटी बनती है और घूर्णन की वजह से कौन सी पेटी बनती है। तो तापमान की वजह से उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी बनती है, और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उपोष्ण उच्च दाब की पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी बनती है। कारण सहित आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ से आपका 100% प्रश्न बनेगा कि ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से 2 पेटियां पैदा होती, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। तो आपको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी की उत्पत्ति कैसे होती है उसका, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की उत्पत्ति कैसे होती है उसका आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये आप अपने तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ एक सिंपल सा बता देता हूँ जैसे घूर्णन का एक्चुअल में होता क्या है। पृथ्वी के घूर्णन का सीधा रीजन पड़ता सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो पवन पर पड़ता है, पवन के डायरेक्शन पर पड़ता है। नॉर्मली हम एक कल्पना करें कि ध्रुवों पर निम्न वायुदाब, ध्रुवों पर उच्च वायुदाब और विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब होने के कारण 2 पेटियां पहले क्रिएट हो गई, 2 पेटियां अस्तित्व में आ गई। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी और ध्रुवीय उष्ण कटिबंधीय न्यून वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि सर किस तरीके से उपध्रुवीय और उपोष्ण कटिबंधीय पेटी पैदा होती है। मैं एक डायग्राम के, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा टफ है, मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं। जैसे ये 0 डिग्री वाली है उष्ण निम्न वायुदाब की पेटी, और ये है तुम्हारी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, दोनों ही गोलार्धों के अंदर। मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, और ये है तुम्हारी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, और ये है तुम्हारी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, और इधर भी ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? जैसे बोर्ड वर्क होता है तो भी ऐसे किया जाता है कि सर ये 2 पेटियां हैं, सॉरी ये 2 पेटियां हैं, ये तापमान की वजह से पैदा होगी। यहाँ तापमान है वो हाई रहेगा, इसलिए लो प्रेशर पैदा हो जाएगा। -P का मतलब प्रेशर लो है। जैसे ही यह वायुदाब कम हुआ तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेगी। अधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म हुई, और गर्म हुई तो हवा ऊपर उठी, तभी तो लो प्रेशर बना है।
ये हवाएं ऊपर जाने के बाद सामान्यतः दोनों ही गोलार्धों की ओर गति करती है। इसके पीछे एक नॉर्मल कारण है, वो कॉरियोलिस फोर्स होता है जो पृथ्वी का घूर्णन से क्रिएट होता है। तो यहां से ये पवन 35 डिग्री तक जाते जाते वापस नीचे बैठती है। वो कहेंगे नीचे क्यों बैठती है, तो एक्चुअल में यहाँ क्या होता है कि कॉरियोलिस फोर्स के कारण 35 डिग्री तक जाते जाते पवनें अक्षांशों के एकदम पैरेलल हो जाती है। ऐसी कंडीशंस में वहां पवनों का दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है और उधर से भी पवनें आ रही है, वो भी मैं सर्कुलेशन बताऊंगा, उधर से भी पवनें आ रही है। यहाँ फिर है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पवनें आपस में मिली है तो वो नीचे बैठेगी। मिली है तो अब जाएगी कहाँ, आगे कहाँ जाएगी, क्योंकि आगे से भी आ रही। आपने कहा कि सर आगे वाली आपने लाई नहीं, अभी नहीं लाएंगे हम, पहले इसको सर्कुलेट करते हैं, इसको तैयार करते हैं, क्योंकि ये अपने आप पैदा हुई है और इधर भी अपने आप पैदा होगी, क्योंकि इसको पैदा करता है सूर्य। फिर इनकी वजह से और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये पेटियां पैदा होगी। अब ये यहां से नीचे बैठेगी, अब यहां से नीचे बैठती है तो यहां हाई प्रेशर बनेगा। अब ये नीचे किसने बिठाया, ये बिठाया पृथ्वी के घूर्णन ने। ये पवन यहां किसने लाई, ये पृथ्वी के घूर्णन ने लाई, इसलिए ये गतिजन्य पेटी बन गई। ओके। और दूसरा सर्कुलेशन देखें, यहां हाई प्रेशर बना। हाई प्रेशर का मतलब ये होता है कि यहां पवने ऊपर से नीचे बैठेगी, और हाई प्रेशर में एक कंडीशन ये है कि यहां से पवने बाहर की तरफ भी जाएगी। आपने एंटी साइक्लोन के संदर्भ में पढ़ा होगा, जहां हाई प्रेशर होता है वहां पवने अंदर से बाहर की तरफ जाती है। तो ये पवन यहां से सर्कुलेट होकर के इधर आएगी, ठीक है। अब इधर क्या होता है, एक फॉर द एग्जांपल एक सर्किल बना दूं मैं, यहां से इधर पवन आ रही है। आप कहोगे सर ये यहां से पवन क्यों आ रही है, क्योंकि ये पवन जो नीचे बैठ रही है यहां, इसका आधा सर्कुलेशन इधर होता है और आधा सर्कुलेशन इधर होता है। अब ये जो हाई प्रेशर से पवन आ रही है, इधर भी हाई प्रेशर से पवन आ रही है, ये यहाँ इकट्ठी होगी तो यहां से ऊपर उठेगी। यहां हवाओं का ऊपर की ओर उठाव होता है, और ऊपर की ओर उठाव किसकी वजह से होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तापमान ज्यादा है उसकी वजह से होता है। एक्चुअली यहाँ तापमान कम है, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाएं यहाँ इकट्ठी हुई है और इकट्ठी होकर के ऊपर उठ रही है। तो ऊपर उठ रही है तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यहां से ये हवा फिर आधी सर्कुलेट होकर के इधर आ जाएगी और आधी सर्कुलेट होकर के इधर चली जाएगी। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि पहले ये दोनों, एक उदाहरण के तौर पे देखें तो पहले ये दोनों पेटियां अस्तित्व में आई, फिर इन पेटियों पर जो पवनें क्रिएट हुई या जो पवनों का इन पेटियों से फैलाव हुआ, चाहे ऊपर उठी नीचे बैठी, उस पर पृथ्वी के घूर्णन ने अपना काम किया और उसकी वजह से ये 3 सेल बन गई। और घूर्णन की वजह से ये जो दो नीचे पेटियां बनी है, इनका लॉजिक कहीं न कहीं पृथ्वी के घूर्णन से जुड़ता है, वायु की गति से जुड़ता है, वायु के फैलाव से जुड़ता है। तो ये दो तापजन्य पेटी है और ये दो गतिजन्य पेटी। वो आपसे यही पूछना चाहता है कि ये गतिजन्य पेटी क्यों बनती है और कैसे बनती है। अब जो चीज आपको यहाँ समझ में आई है, इसको और किताब की सहायता से इजी करने की कोशिश करें, बाई डायग्राम इजी करने की कोशिश करें, तब आपको ये फंडा पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। और इसमें एक, हालांकि ये दोनों गतिजन्य हैं, और वहां आपसे ये लॉजिक ये भी पूछेगा कि उपोष्ण उच्च दाब की पेटी के अंदर लो प्रेशर है, इसका मतलब वहां तापमान अधिक होना चाहिए, इसका मतलब वहां तापमान ज्यादा होना चाहिए तभी लो प्रेशर हुआ। आपको कहना नहीं, यदि वो आपने गति के बारे में पहले नहीं बताया है, वो आपसे सीधा प्रश्न यही कर ले कि वहां तो तापमान अधिक होना चाहिए, आप कहना नहीं सर वहां तापमान अधिक नहीं है, वहां पृथ्वी के घूर्णन की वजह से पवनों का है वो अभिसरण होकर के ऊपर उठता पाया जाता है। फिर एक के इसमें लॉजिक ये भी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जैसे वो कहेगा कि भाई उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में उपध्रुवीय पेटी में कोई अंतर है क्या। एक प्रश्न बन सकता है, क्या उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में उपध्रुवीय जो वायुदाब की पेटी है उसमें कोई भिन्नता है या दोनों एक जैसी है, तो आपको कहना है सर भिन्नता है।
उत्तरी गोलार्ध के अंदर इस पेटी में कंटिन्यूटी नहीं रहती है, निरंतरता नहीं है, कहीं कहीं इसमें विभंग पाया जाता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये कंटिन्यूअसली पाई जाती है, क्योंकि वहां महासागरीय बेल्ट है। अब उत्तरी गोलार्ध में एक्चुअल में क्या है, महाद्वीप और महासागर का असमान वितरण है, इस वजह से महासागरों में ये स्पष्ट मिलेगी, क्योंकि आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में महासागरों में यहाँ गर्म जल धाराएं चलती है, तो वहां एक हल्का लॉजिक हो सकता है कि हाँ सर, महासागरों के अंदर गर्म जल धाराओं का प्रभाव इस पर पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी उत्पत्ति है वो गति की वजह से होती है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी के जनरल वायु संचरण के बारे में बताओ, जनरल सर्कुलेशन के बारे में बताओ। हालांकि ये पूर्व के सेशन में इसका मैंने क्लियर कर चुका है, बट ये एक प्रश्न पूछने के अलग तरीके से मैंने आपको बताया। वो आपको कहें कि इस पृथ्वी पर जो जनरल विंड सर्कुलेशन होता है उसको बताओ। तो जब भी जनरल विंड सर्कुलेशन की बात आती है, सामान्य परिसंचरण की बात आती है, तो सामान्य परिसंचरण के अंदर आपको व्यापारिक पवने, पशुआ पवने और ध्रुवीय पवनों को बताना है कि सर, सामान्य वायु परिसंचरण के अंदर विभिन्न वायुदाब पेटियों के मध्य संचरित होने वाली पवनों का प्रारूप आता है, जिसमें उपोष्ण उच्च दाब से उष्ण कटिबंधीय न्यून वायुदाब के बीच में व्यापारिक पवने, उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब के बीच में पशुआ पवने और ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब के बीच में ध्रुवीय पवने चलती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन होगा, इसकी दिशा को कौन नियत करता है? तो पवनों की दिशा को नियत करता है कॉरियोलिस फोर्स। फिर यहां से कॉरियोलिस पे जा सकता है, तो कॉरियोलिस का चैप्टर मैंने करवा दिया है आपको। फिर आपसे पूछेगा, मानसून पे आएगा एग्जामिनर, क्योंकि पूर्व में भी मैंने जेट स्ट्रीम पर एक सेशन लिया था, मानसून का सेशन अभी होना था, तो यहाँ से इंडियन मानसून भी आपका क्लियर हो जाएगा और मानसून भी क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पड़ेगा, आप मानसून के बारे में जानते? आपको नो डाउट, हाँ सर जानता हूँ, वहां ऐसा नहीं करना, नो डाउट, हाँ सर जानता हूँ। तो सबसे पहले वो आपसे डेफिनेशन पूछी, बताइए मानसून क्या है। तो मानसून की आपको परिभाषा तैयार करनी है। यदि आप ढंग से, हाँ मानसून का अच्छा अनुभव आपके पास है, मानसून का अच्छा ज्ञान आपके पास है, लेकिन आप परिभाषिक रूप से तैयार नहीं है, अचानक वहां आया कि मानसून क्या है, तो ऊहापोह की स्थिति में नहीं फंसना है, पहले से क्लियर करके जाना है। देखो, मानसून को दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो आपको पवन के रूप में इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, और दूसरा एक मौसमी तंत्र के रूप में इसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। पवन के रूप में क्या आप बता सकते हैं कि सर, सामान्यतः मानसून उन पवनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। एक सिंपल परिभाषा तो ये है। एक होता है मौसमी सिस्टम। मानसून एक प्रकार का मौसमी फेनोमेना है, परिघटना है। तो आपको बताना है कि सर, मानसून एक मौसमी तंत्र है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनें व्युत्क्रमित होती है, अर्थात अपनी दिशा बदलती है। दोनों में ही मेजर फोकस किस पर करना है? पवन पर करना है। तो एक्चुअल में मानसून एक पवन है जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। और वैसे आप उसको एज ए वर्ड उसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो मानसून है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऋतु होता है। लेकिन ये सिंपल परिभाषा है, आपको उस शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं रहना है, आपको ये जिक्र जरूर करना है कि मानसून एक पवन है, नहीं तो वो आपको फंसा देगी। आपने कहा मानसून एक ऋतु है, क्या ये सही है? इसका मतलब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु को मानसून माने या शीत ऋतु को मानसून माने, किसको माने? जबकि नॉर्मली जब आप इंडियन मानसून सिस्टम को पढ़ते हैं, दो तरह का मानसून यहाँ एक्टिव रहता है, उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो फिर वो आपसे पूछेंगे, तो फिर ये उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है, कौन सी ऋतु को हम मानसून कहेंगे? तो उत्तरी पूर्वी मानसून का तात्पर्य हुआ उत्तर पूर्व से उस टाइम पीरियड के अंदर जो हवा चलती है, इस कारण उसको उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का तात्पर्य हुआ कि वह टाइम पीरियड जिसके अंदर दक्षिण पश्चिम से होकर के हवाएं चलती है। ठीक है, ये एक्सप्लेन हो गया। अब फिर वो आपसे सीधा सीधा ये प्रश्न पूछे कि पवनें क्यों पैदा होती है? आपने कहा कि ये इस तरीके से 6 महीने से या ऋतु के अनुसार एक ऋतु में वो उत्तर पूर्व से चलेगी, कभी दक्षिण पश्चिम से चलेगी। ये जरूरी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम से चले, दुनिया में बहुत सारी जगह मानसून एक्टिव है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, संसार के अंदर मानसून कहाँ कहाँ एक्टिव है? तो मानसून केवल दक्षिण एशिया में ही नहीं है,
और भी आप दुनिया के अंदर जहाँ भी अफ्रीका के बेल्ट है, अमेरिका के कुछ बेल्टों में भी है, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ बेल्ट में भी मानसून एक्टिव है। तो जहाँ-जहाँ मानसून एक्टिव है, उन स्थानों को नोट कर लेना है आपको। और वहाँ अलग-अलग हो सकती है डायरेक्शन, जैसे अफ्रीका के अंदर कोई डायरेक्शन अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व ही चले। दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व का लॉजिक तो इंडिया पे सेट बैठता है, क्योंकि हिंद महासागर की और भारत की जो स्थिति है उसके हिसाब से। ठीक है? नॉर्मली ये प्रश्न पूछ लेने के बाद आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि वो इन पवनों की उत्पत्ति क्यों होती है? अब यहाँ आप कभी-कभार हमारे सामने बहुत ज़्यादा उसके उत्तर होते हैं एक ही प्रश्न के। जैसे मानसून की उत्पत्ति क्यों होती है? तो इसके पीछे एक ही प्रश्न के पीछे बहुत सारे उत्तर हैं। तब हमें सोच समझ करके देना है, किस उत्तर को देना है? तो आपको कहना है कि सर मानसून की उत्पत्ति को लेकर के भिन्न-भिन्न विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। जैसे हेली ने अपना मत दिया, तापीय संकल्पना, और हेली के मत के अनुसार जो मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है, वो स्थल और जल की ताप भिन्नता और वायुदाब भिन्नता के कारण होती है। बिल्कुल सिंपल सा बताना है हेली को। हेली क्या, सबको एक बार डेफिनेशन के रूप में पूछे तो बिल्कुल सिंपल सा बताना है। सर हेली इसको ऐसे मानता है, जबकि स्पेट है, वो मानसून की या मानसून पवनों की उत्पत्ति को चक्रवात से जोड़ता है, और नॉर्मली उनका मानना है या उनके अकॉर्डिंग मानसूनी पवनें हैं जो महासागरों में पैदा होने वाले चक्रवातों की वजह से आने वाली पवन है। इसके अलावा एक मत फ्लॉन का भी है। फ्लॉन एक विद्वान हुआ, उन्होंने मानसूनी पवनों की उत्पत्ति है वो इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में चलने वाली पश्चिम पवनों से मानी है। इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मतलब आईटीसी-जेड, जो व्यापारिक पवनों का मिलन क्षेत्र है, उनके मध्य में। तो फिर यहाँ से एक नया प्रश्न आएगा, उसको मैं आगे काउंटर क्वेश्चन में लूँगा। तो फ्लॉन है वो मानसून पवनों की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय पछुआ पवनों से मानता है, और आधुनिक मत के अनुसार मानसूनी पवनों की उत्पत्ति के पीछे बहुत सारे कारक हैं, जिसमें जेट स्ट्रीम एक मेजर कारक है। इसके अलावा तापीय परिवर्तन भी है, और नॉर्मली हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के टेम्परेचर वेरिएशन, उनकी वजह से भी क्रिएशन होता है। ये सारी चीज़ें एक बहुत सारे समूह के रूप में काम करती है। अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। अब यहाँ से वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, देखो सारी संकल्पना का एकदम खाका आपके तैयार होना चाहिए। फ्लॉन ने क्या कहा, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, 4 से 5 लाइनों में आप फ्लॉन को एक्सप्लेन कर सकें। हेली ने क्या कहा उसको एक्सप्लेन कर सकें, स्पेट ने क्या कहा वो कर सकें, और जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट क्या है, या ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है मानसून की उत्पत्ति का। यहाँ 2 कंसेप्टों पर गहरी बात हो सकती है, एक तो फ्लॉन पर हो सकती है और एक जेट स्ट्रीम पर हो सकती है। तो वो आपसे पहले जैसे फ्लॉन के बारे में पूछे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने बताया फ्लॉन की संकल्पना है, इनकी संकल्पना किस नाम से जानी जाती है? तो फ्लॉन की संकल्पना है वो तापीय संकल्पना के नाम से जानी जाती है, सॉरी, गतिक संकल्पना के नाम से जानी जाती है, और इसको हम कह सकते हैं विश्वतीय पछुआ पवनों से मानसून की उत्पत्ति। तो फ्लॉन की संकल्पना आपसे ये पूछेगा कि कैसे पैदा होती है, आप बताइए फ्लॉन क्या कहता है? तो नॉर्मली आपको फ्लॉन का पूरा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। देखो फ्लॉन वाले चैप्टर में आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है कि फ्लॉन ने जो मेजर मानसून पवन बताई वो क्या है? तो एक तो वो कहता है कि ये मानसूनी पवनें हैं, ये विश्वतीय पछुआ पवन है। विश्वतीय पछुआ पवन, इस पर आपका प्रश्न बन सकता है, ये विश्वतीय पछुआ पवन क्या है? वो कहेगा कि पछुआ पवनें तो उपोष्ण कटिबंध से लेकर के उपध्रुवीय के बीच में चलती है, आपने ये विश्वतीय पछुआ कहाँ से लाए? तो विश्वतीय पछुआ पवन के बारे में केवल फ्लॉन बात करता है। वो कहता है कि आईटीसी-जेड, इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जन ज़ोन, आईटीसी-जेड के बीच में, वैसे आईटीसी-जेड में पवनें हैं वो नीचे से ऊपर उठती है, ऊर्ध्वाधर संचलन होता है, लेकिन फ्लॉन कहता है कि उसमें एक मंद संचलन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, आईटीसी-जेड में। उस पश्चिम से पूर्व की ओर होने वाले संचलन को इसने विश्वतीय पछुआ नाम दिया था। ठीक है? तो और वो फ्लॉन ये कहता है, अब आप, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो यहाँ ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप फ्लॉन को एक्सप्लेन कर लेना। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, फ्लॉन कहता है कि जब सूर्य है वो उत्तरायण की तरफ आता है, तो आईटीसी-जेड भी है वो नॉर्थ की तरफ खिसक जाता है। नॉर्मली इसने भारतीय मानसून के संदर्भ में बताया है। जैसे ही वो आईटीसी-जेड नॉर्थ की तरफ आएगा, 25-30 डिग्री के आसपास स्थापित हो जाएगा, तो
यहाँ है वो काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। कौन? आईटीसी-जेड। तो ऐसी कंडीशंस में उनके मध्य में चलने वाली पवन है वो एक चौड़ी पट्टी के रूप में हिंद महासागर से होकर के भारत में प्रवेश करेगी, और जब वो हिंद महासागर से भारत में प्रवेश करेगी तो उसकी डायरेक्शन कौन-सी पवनों की बात कर रहा है ये? आईटीसी-जेड के मध्य में चलने वाली पवनें जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। उसकी डायरेक्शन वो कहता है कि जब वो भारत में प्रवेश करेगी तो उसकी डायरेक्शन दक्षिण-पश्चिम से लेकर के उत्तर-पूर्व की ओर होगी। ये है फ्लॉन की गतिक संकल्पना, और उसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। एक्चुअली फ्लॉन दक्षिण पश्चिम मानसून को ही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, वो उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में इतनी बात नहीं करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में तो वो केवल इतना कहता है कि आईटीसी-जेड जब सूर्य मकरायन की तरफ जाएगा तो आईटीसी-जेड स्थापित हो जाएगा पुनः अपने स्थान पर। ऐसी कंडीशंस में हमारे बेल्ट के अंदर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें सक्रिय हो जाएगी, और वो उत्तरी पूर्वी मान। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, फ्लॉन का पूरा एक्सप्लेनेशन। फ्लॉन ने एक तो आईटीसी-जेड क्या है, यहाँ से आईटीसी-जेड का प्रश्न बन सकता है। फिर फ्लॉन ने आईटीसी-जेड की 2 सीमाएँ बताई, आपको पता हो तो, एनआईटीसी-जेड और एसआईटीसी-जेड, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। एनआईटीसी-जेड और एसआईटीसी-जेड ये क्या है, इसके बारे में पूछा जाए। ये 3 चीज़ें हो गई, और एक आईटीसी-जेड स्वयं हो गया। आईटीसी-जेड क्या है, एनआईटीसी-जेड क्या है, एसआईटीसी-जेड क्या है, ये पूछा जा सकता है। फिर वो कहेगा कि भई जब भारत के अंदर दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय होता है, तो एनआईटीसी-जेड की स्थिति क्या रहती है? यानी नॉर्थ इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जन ज़ोन। आईटीसी-जेड की उत्तरी सीमा को एनआईटीसी-जेड कहते हैं, और दक्षिण सीमा को एसआईटीसी-जेड कहते हैं। तो एनआईटीसी-जेड कहाँ रहेगा, एसआईटीसी-जेड क्या कहाँ रहेगा? इस तरीके के प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, प्लॉन के संदर्भ में। उसके बाद में फिर जैसे ही आपका फ्लॉन क्लियर होता है तो वो जेट स्ट्रीम पे जा सकता है कि भई ये जो भारतीय मानसून के उत्पत्ति की जो आधुनिक संकल्पना है, जिसको हम जेट स्ट्रीम संकल्पना कहते हैं, उससे संबंध में वो पूछेगा कि जेट स्ट्रीम का मानसूनी पवनों पर क्या प्रभाव? आप भारतीय मानसून की उत्पत्ति की आधुनिक संकल्पना कोटेश्वरम और रामेश्वरम जो विद्वान हैं उन्होंने दी है, जो जेट स्ट्रीम उसमें एक मेजर फैक्टर है, उसको आप बढ़िया तैयार करके जाएँ। और तैयार क्या करना, मैं कुछ टेक्निकल बातें बताता हूँ। एक वो सीधा आपसे पूछेंगे कि इस जेट स्ट्रीम का मानसूनी पवन से क्या लेना-देना है? जेट स्ट्रीम तो एटमॉस्फेयर में ऊपर चलती है, और वो किस तरीके से दक्षिण-पश्चिम मानसून को अट्रैक्ट करती है, और किस तरीके से वो उत्तरी-पूर्वी मानसून के रूप में काम करती है। तो इनका जो कांसेप्ट है वो आप बढ़िया तैयार करके जाएँ। देखो, मैं थोड़ा आपको हिंट्स दे देता हूँ। अ, जिस समय हमारे यहाँ शीत ऋतु एक्टिव होती है, उस समय ये जो जेट स्ट्रीम होती है वो उसकी एक शाखा हिमालय के दक्षिण में स्थापित होती है। ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर नीचे पवनों पर दबाव रहता है। इस कारण नॉर्मली हिमालय के जो दक्षिण साइड में, अर्थात भारत के साइड का जो भाग है, वहाँ पवनें उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की तरफ चलती हैं। फिर जैसे ही सूर्य उत्तरायण की तरफ आता है, तो ये जो हिमालय के दक्षिण में जेट स्ट्रीम की शाखा स्थापित हुई थी, ये हिमालय के उत्तर में चली जाएगी। तो वो एक एटमॉस्फेयर का भाग खाली हो जाएगा जो पहले दबाव बना करके रखा था। उस खाली भाग को खाली देख करके नीचे से हवाएँ ऊपर उठेगी। ऐसी कंडीशंस में वहाँ नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा। वहाँ नीचे मतलब गंगा के मैदान से लेकर के मरुस्थल तक। और उस खाली बाग को भरने के लिए हिंद महासागर से पवन आएगी। ये मैंने केवल जनरल कांसेप्ट बताया है कि जेट स्ट्रीम का मानसून की पवन से क्या कनेक्शन है। तो जेट स्ट्रीम मानसूनी पवन को अट्रैक्ट करने में और उसको धक्का मारने में ये सहयोग करती, किस तरीके से करती, ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है? और स्पेशली जेट स्ट्रीम का आईटीसी जेड से क्या कनेक्शन है? जेट स्ट्रीम और आईटीसी जेड का कनेक्शन ये भी पूछा जा सकता है। हालाँकि वो मैंने अभी कहा ना कि भई जैसे ही जेट स्ट्रीम उत्तर की तरफ खिसकी, सूर्य उत्तरायण की तरफ आया, तो उस खाली भाग को भरने के लिए वैसे जो आईटीसी जेड होता है वो सूर्य के संदर्भ में गतिशील होता है। तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण की तरफ आया, तो जेट स्ट्रीम है वो उत्तर की तरफ गई, तो आईटीसी जेड है वो नॉर्थ की तरफ आएगा, क्योंकि वहाँ खाली भाग हो गया है। उस भाग के अंदर हवाएँ अट्रैक्ट हो रही है हिंद महासागर से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इनसो के बारे में जानते हो? ये सेशन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इनसो, एल नीनो साउथ ऑसिलोसन। यदि तैयार नहीं है तो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे।
क्लाइमेटोलॉजी का जो एक्सपर्ट होता है उनकी पसंद है ये इंसो, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन क्या है। तो इसमें नॉर्मली देखो, एक तो फ्लॉन की गतिक संकल्पना का बोर्ड वर्क आपसे करवाया जा सकता है। बोर्ड वर्क के अंदर इस सेशन में फ्लॉन का बोर्ड वर्क हो सकता है और एक इंसो का बोर्ड वर्क हो सकता है। इनका बोर्ड वर्क अच्छा बोर्ड वर्क बनता है। ओके, तो इंसो क्या है, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन, इसके बारे में आपको पूरा कंसेप्ट तैयार करना है। नॉर्मली मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज आपको तैयार करनी है। एक तो जनरल सर्कुलेशन क्या है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का जनरल सर्कुलेशन, जिसको वाकर परिसंचरण कहते हैं। जब आप पढ़ोगे ना इसको, वैसे आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आपने इसको नहीं पढ़ा, प्रोफेसर की तैयारी की तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है। यहां से आपका सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, वाकर परिसंचरण क्या है, या जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो पहले वाकर परिसंचरण बताओगे। जिस तरीके से जनरल सर्कुलेशन चलता है पृथ्वी पर, व्यापारिक पवनों का, पशुआ पवनों का और ध्रुवीय पवनों का, इसी तरीके से एक स्थायी सर्कुलेशन प्रशांत महासागर के पूर्व और पश्चिम में है, आपको पता हो तो। अर्थात प्रशांत का पूर्वी तट जो पेरू और उसके आसपास का तट है, जब आप इसको पूरा एक्सप्लेन करोगे तो वहां पेरू तट की बात नहीं की गई है। वाकर परिसंचरण में ताहिती की बात की गई है, जो पॉलिनेशियन द्वीपों के अंदर है, जो पेरू से थोड़ा पश्चिम की तरफ है, बट वो प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है। और प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग में एक स्थान जो पोर्ट डार्विन के पास है, पोर्ट डार्विन जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट के पास है, उत्तरी पूर्वी तट के पास है। इन दोनों भागों के बीच में एक सर्कुलेशन की बात की, विंड और वाटर सर्कुलेशन की। जब जनरल कंडीशन होती है, आपको पता है जब जनरल कंडीशंस होती है तो ताहिती का वायुदाब हाई रहता है और डार्विन का वायुदाब लो रहता है। ऐसी कंडीशंस में ताहिती से डार्विन की तरफ पवनें चलती है और जल भी चलता है। ताहिती से डार्विन की तरफ जो गर्म जल आता है उसकी वजह से ताहिती का जो डार्विन का जो सी लेवल होता है वो ऊंचा उठ जाता है। ये कहानी आपने पढ़ी होगी। इस कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया और इसके पास लो प्रेशर कंडीशंस होता है और उधर पेरू तट और उसके पास हाई प्रेशर कंडीशंस होता है। और ये जो सर्कुलेशन होता है ये एक जनरल सर्कुलेशन है और इस सर्कुलेशन की वजह से जो हिंद महासागर का मानसून होता है वो एक्टिव होता है, क्योंकि ये दक्षिणी जो पूर्वी व्यापारिक पवने हैं उसके लिए ये पुश फैक्टर का काम करता है, यानी धक्का फैक्टर का काम करता है। तो ये जनरल सर्कुलेशन है। इस सर्कुलेशन की खोज की थी वाकर, गिलबर्ट वाकर नाम का एक ब्रिटेन का ज्योग्राफर था, उसने, इसलिए इस सर्कुलेशन का नाम पड़ गया वाकर सर्कुलेशन। वो जीटी वॉकर कहते हैं कि हर तीसरे चौथे या पांचवें साल बाद इस जनरल सर्कुलेशन में एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है और वो डिस्टर्बेंस पैदा होता है एल नीनो कंडीशंस की वजह से। अब एल नीनो क्या है ये चीज भी मैंने पूर्व में आपको बता दी, तो अब ज्यादा एक्सप्लेन या ना करें। एल नीनो कंडीशंस की वजह से पेरू तट और उसके आसपास लो प्रेशर का कंडीशंस बन जाएगा, क्योंकि वो गर्म पानी वहां आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, जो पहले ताइती और डार्विन के बीच में कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन टूट जाता है। इस कंडीशंस में जो ताहिती का एयर प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और डार्विन का एयर प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो एक उल्टा सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। इस तरीके से प्रशांत महासागर के अंदर जो जनरल सर्कुलेशन था उसका उल्टा सर्कुलेशन क्रिएट हुआ। तो कभी जनरल सर्कुलेशन, कभी एल नीनो कंडीशन से एक विपरीत सर्कुलेशन, इसको कहते हैं साउथ ऑसिलेशन, दक्षिण दोलन। और ये एल नीनो और दक्षिण दोलन, ये दोनों कंडीशंस जब साथ में हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंसो। ओके, और एल नीनो की वजह से जो उल्टा सर्कुलेशन पैदा हुआ है वो हिंद महासागर के अंदर मानसून को कमजोर करेगा। तो किस तरीके से इस एल नीनो का इफेक्ट मानसून पर पड़ता वो मैंने एक अलग सेशन में ले लिया था। यहाँ आपको एक तो जनरल सर्कुलेशन क्या है यानी वाकर सर्कुलेशन क्या है वो बताना है, एल नीनो कंडीशंस कहाँ पैदा होती है, एल नीनो की वजह से जनरल सर्कुलेशन में क्या बदलाव आता है, यानी ताहिती और डार्विन के जो वायुदाब की कंडीशंस है, जल स्तर की कंडीशंस है, एयर जो होता है, सॉरी, हवा का प्रवाह होता है उसकी क्या कंडीशंस रहती है, उसमें क्या बदलाव आते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये जो
इस तरीके से प्रशांत महासागर के अंदर एयर प्रेशर और विंड सर्कुलेशन का जो बदलाव है, इसको कहते हैं साउथ ऑसिलोशन। ठीक है, तो ये साउथ ऑसिलोशन शब्द भी आपका क्लियर हो गया। वाकर संचरण आ गया, इसमें एल्निनो कंडीशंस आ गया, पोर्ट डार्विन और ताहिती का जो कनेक्शन है उसका भी आ गया। यहाँ जल लेवल में क्या फर्क पड़ता है ये भी हो गया, और उसके बाद में इसका इंडियन मानसून पर क्या इफेक्ट होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। फिर एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एल नीनो का वैश्विक मौसम तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ केवल इंडियन मानसून की बात नहीं कर रहा है वो, जब एल नीनो आएगा तो पूरे वर्ल्ड के जो मौसमी फेनोमेना है उस पर क्या इफेक्ट होगा। जब भी आपको वर्ल्ड मौसमी फेनोमेना का एल नीनो से कनेक्शन करवा करके पूछा जाता है, तब आपको वो आइडिया वो एविडेंस देने जिसमें एल नीनो की वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में बाढ़ें आती है और कुछ हिस्सों में अकाल आते हैं। तो आपको ये बताना है सर, एल नीनो की वजह से दुनिया के कुछ क्षेत्र जैसे दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट है, पेरू इक्वेडोर का एरियाज हो गया, वहां बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। चाइना में भी इसकी वजह से बाढ़ आती है। जबकि उत्तर ऑस्ट्रेलिया का बेल्ट हो गया, इंडोनेशियाई एरियाज हो गए, और अपना जो दक्षिण एशिया हो गया, वहां पर अकाल के हालात पैदा हो सकते हैं। ये एल नीनो का मौसमी इफेक्ट है। तो यहाँ आपको अकाल के संदर्भ में और बाढ़ के संदर्भ में दोनों चीजें बतानी है। एक आपसे जब साउथ ऑसिलोशन के बारे में वर्क करवाया जाएगा या साउथ ऑसिलोशन पर डिस्कस किया जाएगा, तो एक वहां एक शब्द बनता है दक्षिण दोलन सूचकांक, साउथ ऑसिलोशन इंडेक्स, एसओआई। यदि एक्सपर्ट आपका बहुत डीप जाता है, वो इसका मास्टर होता है, तो वो पूछ सकता है कि आपने एसओआई के बारे में सुना है क्या। साउथ ऑसिलोशन इंडेक्स, दक्षिण दोलन सूचकांक कुछ नहीं है, दक्षिण दोलन की तीव्रता, दक्षिण दोलन की तीव्रता, इसको कहते हैं साउथ ऑसिलोशन इंडेक्स। तो आपको बताना है सर, साउथ ऑसिलोशन इंडेक्स दक्षिण दोलन की तीव्रता को बताता है। सिंपल शब्दों के अंदर ताहिती और डार्विन के बीच में वायुदाब अंतर है, ताहिती और डार्विन के बीच में वायुदाब अंतर है, उसको एसओआई इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। और वायुदाब में अंतर ही साउथ ऑसिलोशन की तीव्रता बनेगा। यदि वायुदाब अंतर ज्यादा है तो ऑसिलोशन इंडेक्स अलग होगा, और वायुदाब अंतर कम है तो ऑसिलोशन इंडेक्स है वो कम होगा। और इसमें एक चीज वो ऑसिलोशन का मानसून से कनेक्ट करवा करके पूछा जा सकता है कि एसओआई अर्थात साउथ ऑसिलोशन इंडेक्स और जो हमारा भारत का मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसके मध्य क्या संबंध होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब एसओआई ऋणात्मक होता है ऐसी कंडीशंस के अंदर मानसून कमजोर होता है, एसओआई नेगेटिव होता है। अब ये ऋणात्मक कब होगा ये भी आपको ध्यान रखना है, ये ऋणात्मक होगा तब मानसून कमजोर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, एसओआई ऋणात्मक उस कंडीशंस में होगा जब एल नीनो कंडीशंस बनेगी, जब एल नीनो कंडीशंस बनेगी तभी एसओआई नेगेटिव जाएगा। तो एसओआई नेगेटिव का यह मतलब यह होता है कि ये हो गया माना कि ताहिती, और ये हो गया आपका डार्विन। यदि डार्विन का जो सूचकांक, डार्विन का जो दाब होता है वो कम होता है और ताहिती का दाब होता है वो अधिक होता है, तो ये कंडीशंस तो कहलाती है पॉजिटिव एसओआई। और जब ताहिती का वायुदाब कम हो जाएगा और इसका वायुदाब है वो अधिक, वैसे अधिक नहीं होता है, नॉर्मली इसमें यूं होता है, कभी कभार आप ये मत समझ लेना कि यहाँ वायुदाब बहुत ज्यादा घट जाएगा, नॉर्मली इसका और इसका वायुदाब इक्वल हो जाता है। नहीं तो यहाँ वायुदाब कम और यहाँ वायुदाब अधिक रहता है, तब तक गैप ज्यादा रहेगा, गैप ज्यादा रहेगा इसका मतलब एसओआई धनात्मक रहेगा। और जब इसका गैप कम हो जाएगा, कभी कभार हल्का उल्टा चला जाएगा, ज्यादा उल्टा नहीं जाता, हल्का उल्टा चला जाएगा, मतलब डार्विन का एयर प्रेशर कम हो जाएगा और ताहिती का ज्यादा हो जाएगा, ये नेगेटिव कंडीशंस बनेगी। और एसओआई की नेगेटिव कंडीशंस मानसून को कमजोर करेगी। अब हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसओआई की जो नेगेटिव कंडीशंस है वो एल नीनो कंडीशंस के दौरान बनती है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं, ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय मानसून की भविष्यवाणी होती है, बिल्कुल होती है।
मानसून की भविष्यवाणी की जा सकती है, और स्पेशली दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, फिर वो आपसे पूछेगा कि ये भविष्यवाणी कैसे की जाती है, हम मानसून प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं। अब यहां मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहां आपको एक प्रश्न तैयार करके जाना है कि भारतीय मानसून की अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून की भविष्यवाणी किन इंडिकेटरों की सहायता से की। तो आपको उनको बताना है सर, जो हमारे मेटीरियोलॉजिस्ट है प्रेडिक्शन करते हैं, वो मानसून की भविष्यवाणी के लिए 16 पैरामीटर को आधार मानते हैं, आधार बनाते हैं। आपने 16 पैरामीटर सुने होंगे, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, अच्छी क्लाइमेटोलॉजी की बुक में मिल जाएगा। कुछ नहीं, आपको 4-5 याद करने, सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है। 16 पैरामीटर है, जिसमें भूमध्य सागर के कुछ एरियाज के पैरामीटर भी है, प्रशांत के पैरामीटर भी है, और इसके अलावा जो यहाँ का जो धरातल पड़ता है वहाँ के वायुदाब टेम्परेचर के पैरामीटर भी है, और जो हमारे उच्च स्तरीय वायुमंडल के अंदर जो संचरण होता है उसके पैरामीटर भी है। ये सारे पैरामीटर लेकर के, 16 पैरामीटर लेकर के उसका मोटा मोटा आइडिया लगाया जाता है कि भाई ये पैरामीटर, जरूरी नहीं है कि ये मानसून पैदा होता उसी समय की हो। दिसंबर, जैसे एलिनो जो का, एलिनो भी एक पैरामीटर है, आपको पता हो तो, और एलिनो की कंडीशंस दिसंबर में बनती है। तो पूरे वर्ष के दौरान इन पैरामीटरों की क्या कंडीशंस रहती है, उसको देख करके प्रेडिक्शन की जाती है कि मानसून स्ट्रांग होगा या मानसून वीक होगा। तो आपको बताना सर 16 पैरामीटर होते हैं, 5-7 पैरामीटर याद करके जाएं। वो आपसे पूछ, चलो बताइए कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो जैसे एल नीनो एक पैरामीटर हो गया, ताहिती और डार्विन के बीच में दाब वेरिएशन, ये एक पैरामीटर हो गया। इस तरीके से आपको 5-7 पैरामीटर है वो तैयार करके जाने हैं, और मूल रूप से 3 बड़े वर्गों में बांटा जाता है इस पैरामीटर को, आपको पता हो तो। 3 बड़े वर्ग है, एक तो दाब संबंधी कारक है, महासागरों का और धरातल इन सब का देखा जाएगा, और दाब संबंधी 6 पैरामीटर है, जब आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। 6 पैरामीटर वायुदाब के हैं, 5 पैरामीटर ऊपरी हवा के और ताप के हैं। 5 पैरामीटर ऊपरी हवा और तापमान से संबंधित है, और 5 पैरामीटर है वो एक तो हिमावरण से संबंधित है, और कुछ पैरामीटर है वो वायुमंडलीय दोलन से संबंधित है, जिसमें तुम्हारा एल नीनो वगैरह वो भी आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 16 पैरामीटर है, और 16 पैरामीटर को 3 वर्गों में बांटा गया। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, भारतीय मानसून की प्रिडिक्शन कैसे की जाती है अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसके संदर्भ में पूछा जाएगा, क्लाइमेटो के संदर्भ में। हालांकि आज का सेशन मैं केवल क्लाइमेटो तक ही सीमित करूंगा, क्योंकि आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है। जो जियो स्पेशियल टेक्निक्स का है मैं उसको अगले सेशन में लेके आऊंगा। हाँ, नेक्स्ट आपसे क्लाइमेटो का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप माउंटेन विंड और वैली विंड के बारे में जानते हैं। बिल्कुल सिंपल है, पर्वत समीर और घाटी समीर का पूछ रहे हैं, लेकिन शब्दों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सर जानते हैं, तो इसको इंग्लिश वर्ड के रूप में भी वो पूछ सकते हैं। तो आपको पर्वत समीर और घाटी समीर की परिभाषा ध्यान रखनी है। देखो परिभाषा में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे घाटी समीर है ये घाटी से शिखर की तरफ बहेगी, और पर्वत समीर है वो शिखर से घाटी की ओर बहेगी। और दूसरा आपको ध्यान रखना ये कब बहेगी, जैसे घाटी समीर है ये दिन के समय में चलती है, और पर्वत समीर है ये रात के समय में चलती है। तो एक तो दिन और रात का ध्यान रखना है, किधर से किधर चलती है ये ध्यान रखना है, और तीसरा ध्यान रखना है इसका इफेक्ट क्या है, घाटी समीर का क्या प्रभाव पड़ेगा और पर्वत समीर का क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक इनके लिए मेजर जो चीज होती है कि ये चलने का कारण क्या है। रात में दिन में चलती है, लेकिन चलने का कारण क्या है, तो कारण आप जरूर ध्यान करें, इसको तैयार करके जाए। किसका, पर्वत समीर का कारण भी तैयार करें और घाटी समीर का कारण भी तैयार करें। जैसे मैं घाटी समीर की बात करता हूँ, दिन के समय में घाटी समीर चलती है, तो इसका कारण क्या है, आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। वैसे आप एक्सप्लेन करने में बड़े माहिर होंगे, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्मली दिन के समय में पर्वत शिखरों पर टेम्परेचर है वो अधिक होता है, क्योंकि घाटी की तली तक प्रकाशीय किरणें कम जा पाती है, और शिखरों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रकाश है वो प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ रेडिएशन अधिक मिलता है, तो शिखर गर्म हो जाते हैं। और यदि घाटी की तली में आपको कम मिलेगा टेम्परेचर, तो वहाँ है वो अपेक्षाकृत कम तापमान रहेगा। तो अब शिखर पर अधिक तापमान और घाटी में कम तापमान, तो आप इसको वायुदाब से कनेक्ट करो।
शिखर पर वायुदाब कम हो जाएगा और घाटी में वायुदाब अधिक हो जाएगा। ऐसी कंडीशंस में पवनें अधिक वायुदाब से न्यून वायुदाब की तरफ बहेगी, मतलब घाटी से शिखर की तरफ बहेगी। ओके। और ये जो घाटी से शिखर की तरफ पवन चलती है विद्यार्थियों, इनको एनाबेटिक विंड कहते हैं। कई बार ये नाम भी आता है, एनाबेटिक विंड। दो शब्द है। हाँ, अब मैं आपके सामने अगला प्रश्न यही लास्ट, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एनाबेटिक विंड क्या है। वैसे घाटी समीर को एनाबेटिक विंड कहते हैं, जो सामान्यतः निचले क्षेत्र से नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती है, उसको एनाबेटिक विंड कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है उसको कैटाबेटिक विंड कहते हैं। वैसे पर्वत समीर के लिए कैटाबेटिक विंड शब्द भी यूज करते हैं कुछ विद्वान। तो पर्वत समीर एज ए कैटाबेटिक विंड है, मतलब वो ऊपर से नीचे बैठती है। और घाटी समीर है वो एनाबेटिक विंड है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो अब मेरा अगला सजेशन होगा कि आप कैटाबेटिक विंड और एनाबेटिक विंड इन दोनों को भी तैयार कर लें। ये भी पूछा जा सकता है, कैटाबेटिक पवन क्या है और एनाबेटिक पवन क्या है, ये दो अलग से प्रश्न तैयार कर लें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लाइमेटोलॉजी से होगा कि संसार की कुछ लोकल विंड के बारे में आप जानते हैं। वो आपसे सीधा ये नहीं कहेगा कि हर्माटन के बारे में बताएं, सिराको के बारे में बताएं, बिल्जार्ड के बारे में बताएं, ऐसा बहुत कम। आपसे ही वो उगलवाना चाहते हैं कि इस बच्चे को कौन सी आती है, क्योंकि बहुत सारी विंड है, सब कौन याद रखता है, कहाँ चलती है, कैसे चलती है। लेकिन मेजर मेजर 4-5 है, वो तो हमें तैयार करनी करनी है। तो फिर आपको इस रूप में पूछा जाएगा कि संसार की कुछ लोकल विंड के बारे में जानते हैं, तो मेरे आपको सजेशन होगी कि आप 5-7 ऐसी विंड है उसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाएं। ज्यादा की जरूरत नहीं, मैं नाम बता देता हूँ। 5-7 विंड है, उनको तैयार करके जाएं। तैयार आपको क्या करना है, कहाँ चलती है, विशेषता क्या है उसकी, इफेक्ट क्या पड़ता है उसका, एटमॉस्फेयर वगैरह में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके संदर्भ में खास कोई लॉजिक है कि नहीं, ये चीजें। बाकी उसको लंबा रटने की आवश्यकता नहीं है कि इटली से होकर के स्पेन से होकर के निकलती है, ऐसा कुछ नहीं। मेजर 3-4 लाइनें इसके संदर्भ में। विशेष करके मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एक तो चिनुक, एक फोन, चिनुक आल्पस वाली फोन, इसके अलावा सिराको। सिराको बहुत अच्छी है, जिसको दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो भी आपको लॉजिकली तैयार करना है। इसके अलावा मिस्ट्रल, इस पर ज्यादा कोई जोर देने की आवश्यकता नहीं। हर्मटन अच्छी तरीके से आपको देखना है, हर्मटन कहाँ चलती है, इनका नेचर क्या है, क्यों इसको दुनिया में डॉक्टर पवन कहते हैं आदि। इसके अलावा लू, क्योंकि हमारा उसका संबंध हमारे राजस्थान से है। लू किस सीजन में पैदा होगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, ये गर्म क्यों है आदि। और इसके अलावा एक होती बिल्जार्ड। ये 5-7 जो बातें मैंने बताई है, जो विंड मैंने बताई, उसको आप अच्छी तरह से तैयार करके जाएंगे। ठीक है, ये हो गया लोकल विंड के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मानसून का और पवन पेटियों के स्थानांतरण से कोई कनेक्शन है क्या। काफी गहरा प्रश्न है, बट जब मानसून की बात चलती है तो कभी कभार एक्सपर्ट ऐसे प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न क्या पूछा, मानसून का पवन पेटियों के स्थानांतरण से कोई संबंध है क्या। पवन पेटियों का, पहले तो अपन को यह क्लियर होना चाहिए कि पवन पेटियों का स्थानांतरण क्या है। पवन पेटियां मतलब व्यापारिक पवने, पशुआ पवने, ध्रुवीय पवने, ये जिस अक्षांशों के बीच में चलती है वो उसकी पेटी है। आपको पता है सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन में जाता है तो ये पवन पेटियां स्थानांतरित होती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था एक समय पवन पेटियों के स्थानांतरण पर। तो अब ये प्रश्न आपके सामने पहली बार आया, क्या यार पवन पेटियों के स्थानांतरण का मानसून से कोई कनेक्शन है क्या। आपको कहना है हाँ है। अब मैं आपको बताता हूं कहां है। हाँ है, लेकिन पूर्ण रूप से पवन पेटियों के स्थानांतरण से ये क्लाइमेट पैदा नहीं होती है, मानसून पैदा नहीं होता है। तो कनेक्शन कहां है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं। आईटीसी जेड उत्तर में क्यों आया, ये पवन पेटी के स्थानांतरण की वजह से ही है। भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून स्थापित हुआ ये पवन पेटी के स्थानांतरण की वजह से। तो आपको बताना है कि हाँ सर है, लेकिन दुनिया में सब जगह पवन पेटियों के स्थानांतरण से मानसून पैदा नहीं होता। हाँ, इंडियन मानसून पर पवन पेटी के स्थानांतरण का हल्का प्रभाव पड़ता है। कहां पड़ता है, तो मैंने दो जगह आपको बता दिया। एक तो आईटीसी जेड का जो मूवमेंट होता है वो पवन पेटियों का स्थानांतरण ही है, और एक भारत में जो उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय होता है वो भी पवन पेटी का स्थानांतरण है। लेकिन पवन पेटियों का स्थानांतरण तो दुनिया में बहुत सारी जगह होता है, सब जगह मानसून पैदा नहीं होते हैं।
यदि पवन पेटियों के स्थानांतरण की वजह से मानसून पैदा होते तो फिर यूरोप के अंदर भी इस तरीके से हो जाने चाहिए, अफ्रीका में भी इस तरीके से बड़े पैमाने पर हो जाने चाहिए, साउथ अमेरिका में भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि पवन पेटियों के स्थानांतरण से होता तो हर महाद्वीप के और महासागर का जो तटवर्ती भाग है वह मानसून एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशंस नहीं है। तो फिर चलो इंडियन मानसून के संदर्भ में हमने कह दिया। फिर अगला आपसे इसी के संबंध में काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि चलो ये बताइए कि आप पवन पेटी के स्थानांतरण से और कौन सी जलवायु प्रभावित होती है? गजब की बात बताइए। और कौन सी पेटी प्रभावित होती है, सॉरी पेटी नहीं, क्लाइमेट प्रभावित होती है। तो आपको बताना सर भूमध्य सागरीय जलवायु, क्योंकि वो पूछना ही यही चाहता है। भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति के पीछे कारण ये पवन पेटियों का स्थानांतरण है। मानसून की उत्पत्ति के पीछे कारण नहीं है पवन पेटियों का स्थानांतरण। मानसून की उत्पत्ति के बहुत सारे और कंसेप्ट भी है, लेकिन भूमध्य सागरीय क्लाइमेट जो है उसकी उत्पत्ति के पीछे पवन पेटियों का स्थानांतरण ही मेजर कारण है। वहां शीतकाल के अंदर वहां शीतकाल में बारिश होती है। वहां शीतकाल में बारिश क्यों होती है? क्योंकि वहां शीतकाल के अंदर पछुआ पवनें एक्टिव होती है और वो ऐसे डायरेक्शन से चलती है पछुआ पवनें, वो महासागर का पानी स्थल पे लाती है। और ग्रीष्म काल के अंदर वहां व्यापारिक पवनें एक्टिव हो जाती है और व्यापारिक पवनों की डायरेक्शन ऐसी होती है कि जो महाद्वीप से महासागर की तरफ चलती है, तो वो बारिश नहीं कर पाती है। तो अब यहां आपको ये ध्यान रखना है कि पवन पेटियों के स्थानांतरण का कनेक्शन दूसरी कौन सी क्लाइमेट से है? ओके, भूमध्य सागरीय क्लाइमेट से। अब आपको यहां मैं एक सजेशन दूंगा कि भूमध्य सागरीय क्लाइमेट को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। और तैयार क्या करना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, दुनिया में कहां कहां है, ये तो हम सब प्रोफेसर की तैयारी करने आए वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अब एक्सप्लेन करना है उसको कि भूमध्य सागरीय क्लाइमेट पैदा कैसे होती है, कहां कहां है, ये कोई इश्यू नहीं है, पैदा कैसे होगी। तो पैदा कैसे होने के पीछे आप अपने तरीके से तैयार कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया पवन पेटियों का स्थानांतरण इसका लॉजिक है। और ये एरियाज होते हैं, ये उपध्रुवीय जो उपोष्ण कटिबंधीय जो वायुदाब की पेटी होती है उसके आसपास ये पाए जाते हैं। जब ग्रीष्म काल होगा उस समय ये पछुआ वाले बेल्ट में आ जाएंगे, व्यापारिक वाले बेल्ट में आ जाएंगे। जब शीतकाल होगा तब ये पछुआ वाले बेल्ट में आ जाएंगे। तो पूरा आपको अच्छी तरीके से इसका बेसिक कंसेप्ट है वो तैयार कर लेना है। तो ये आपका हो गया क्लाइमेटोलॉजी का। आज के सेशन में मैं बस इतना ही डिस्कस करूंगा। अगले सेशन में जो इस सेशन का पार्ट रह गया है उसका और कुछ दूसरे एक्सपर्ट का, अगले सेशन में मैं केवल दोनों एक्सपर्ट की ही बात करूंगा, क्योंकि जियो स्पेशियल टेक्निक्स का एक लंबा पोर्शन मैंने उसमें लिया है। धन्यवाद।